नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जरा याद करिए उन घटनाओं को जो बांग्लादेश में हुई थी और बांग्लादेश में जो वारदातें हुई, उसके बाद हमारे यहाँ हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच में जो चुनाव हुए, इसके बीच में भी कुछ घटनाएं घटी थी और उनके बारे में हम चर्चाएं भी कर रहे थे कि ये जो अचानक से हिंदुओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के और वो सड़कों पर उतर रहे हैं, ये आखिर क्या है? तो क्या था, हमें हरियाणा के चुनाव नतीजों से पता चला। अभी झारखंड और महाराष्ट्र की चुनावी प्रक्रिया चालू है और नॉमिनेशन का काम भी आज कंप्लीट हो गया। अब चुनाव प्रचार शुरू होंगे, लेकिन इस बीच एक और घटना घटी है, बल्कि मैं कहूँगा कि 2 घटनाएँ घटी हैं। एक देश के भीतर घटी है, दिल्ली में घटी है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद ने ये चेतावनी दी है कि चूँकि करोड़ों मुसलमान नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में किसी तरह का अमेंडमेंट किया जाए, इसलिए मोदी सरकार को इसे नहीं लाना चाहिए, इससे किनारा करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और अगर वो लेकर के आती है, तो जो एनडीए के सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष चेहरे हैं, यानी तेलुगु देशम के प्रेसिडेंट और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक और नाम उन्होंने जोड़ लिया है चिराग पासवान का, कि इनको ये जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। यानी जमीयत उलेमा हिंद और उसके पीछे जो ताकतें हैं, जो मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो सब चाहते हैं कि इसी पर मोदी सरकार का पतन हो जाए, वो गिर जाए। एक तो देश के भीतर ये घटना हुई है, देश के बाहर कनाडा में टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में संडे को, यानी एक दिन पहले ही मंदिर पर अटैक हुआ है, हिंदुओं पर अटैक हुआ है और ये खालिस्तानी एलिमेंट बताए जा रहे हैं। इनके पीछे भी कौन-कौन है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अमेरिका का डीप स्टेट, ये पन्नू और तुम्हारा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो सब इसके लिए ज़िम्मेदार है। और जिस तरह के फ्रस्ट्रेशन इनके बढ़ रहे हैं, इसको भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जमीयत की, उसकी अपील की, उसके इरादों की और इससे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी। मेरे साथ आपके चिर परिचित जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक, मनीषी भाऊ तोरसेकर जुड़ रहे हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार। भाऊ, क्या हम ये मान लें कि देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा? हालांकि ये जल्दबाजी होगी अभी ये कहना, क्योंकि अभी वहां तक पहुंचने के लिए कुछ घटनाएं घटना जरूरी हैं और जिसकी शुरुआत मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कल जमीयत उलेमा हिंद के जमावड़े और उनके भाषणों और उनकी चेतावनियों से उसकी शुरुआत हो चुकी है। जमीयत उलेमा हिंद के जो सरबराह हैं, यानी मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से कहा है कि मोदी सरकार अगर इस बिल को लाए तो आप इसका समर्थन ना करें, आप इससे अपने आप को अलग रखें। इसका मतलब ये है कि वो समेत कुछ ताकतें हैं जो इस बिल पर मोदी सरकार को गिराने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या हम ये मान करके चलें कि न केवल मध्यवर्ती चुनाव होंगे, बल्कि देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत दूर की बात है। अभी मैं उस पर नहीं, मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी ये सब होगा। लेकिन एक बात है, जो को वक्त का जो बिल लाया गया है वो
पूरी प्लानिंग के साथ लाया गया। अगर बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती तीसरी बार, तो शायद इतनी जल्दी वक्फ का ये जो विधेयक है, बिल है, वो नहीं लाया जाता। लेकिन जिस ढंग से मुस्लिम कंसोलिडेशन पिछले लोकसभा चुनाव में हो गया, उसके बाद ये जरूरी हो गया कि अब सीधा सीधा जो कंसोलिडेशन या जिसको पोलराइजेशन बोलते, वो होना जरूरी हो गया। देश के अंतर्गत जो राजनीतिक परिस्थितियां है और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, उसके मद्देनजर हम अगर आकलन करें तो मुझे लगता है कि वक्त का बिल लाया गया, और सिर्फ लाया नहीं गया, वो डायरेक्टली लोकसभा में संसद में चर्चा के लिए ना रखते हुए जेपीसी के पास भेजा गया। तो जब जेपीसी में जाता है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होती है, हर पार्टी को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और इसके जो अलग अलग पहलू होते हैं उस पर जो चर्चा होती है वो लोगों में जाती है। तो एक बात मुझे साफ लगती है कि जो पर्दे के आड़ से चल रहा था नाटक या लड़ाई, सेक्युलरिज्म के नाम पर इस्लामिज्म चल रहा था, उसको खुले में लाकर खुद को सेक्युलर लिबरल मानने वाले जो लोग हैं, वो पार्टियां हैं, उनको पूरा नंगा करने का प्लान लेकर ही ये बिल लाया गया है। तो बात साफ है। देखो क्या होता है हमेशा कि किसी शिकार के लिए वो जिसकी शिकार होने वाली है उसको बिल से बाहर लाना पड़ता है। तो जो लोग खुद को लिबरल मानते हैं उनके पीछे ताकत कौन सी है, जो इस्लामिक ताकतें हैं उनको सामने लाना जरूरी था। ओवैसी हो या मुस्लिम लीग हो या समाजवादी पार्टी हो, ये ओपनली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है मुस्लिम इस्लामिज्म के। लेकिन इनके पीछे जो चुनाव में नहीं उतरते ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को अलग अलग नाम से तबलीगी जमात हो या क्या बोलते जमात इस्लामी हो, इस नाम से पहचाने जाते। जी जी। को मैदान में लाना जरूरी था कि भाई खुद को लिबरल मानने वाली पार्टियां जो है वो हिंदुओं के वोट पर चलती है, लेकिन इनके धागे किससे बंधे हुए हैं, तो इस्लामिज्म से बांधे हुए हैं। ये जब तक लोगों के सामने नहीं लाया जाता तब तक हिंदू कंसोलिडेशन नहीं होता। हिंदू एक मानसिकता है, धर्म तो है, हम मानते हैं, सनातन मानते हैं, लेकिन हमारी सोच एक है कि हम किस पर हमला नहीं करेंगे, हम किसका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन हमारी आइडिया हमेशा डिफेंसिव रहती है कि हम पर हमला हो जाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हमला होना जरूरी होता है। आपने जो जिक्र किया किसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो कुछ हुआ है, तो वो हमला है, सीधा सीधा हमला है। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हमला है कि हिंदुओं की पार्टी चलेगी, हिंदुओं की पार्टी चुनाव जीतेगी, हिंदुओं के वोट से ही अलग अलग पार्टियां चलेगी, लेकिन उनको डिक्टेट कौन करेगा? जमाते इस्लामी करेगी। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको डिक्टेट करेगी, क्योंकि वो खुद को लिबरल मानते हैं। और अगर आप लिबरल हो तो आपको इस्लामिक सोच से चलना पड़ेगा। ये डिक्टेशन है, ये समझो आप। ये चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनको आवाहन नहीं किया है। ये पूरे के पूरे सब जो खुद को लिबरल मानते हैं, सेक्युलर मानते हैं, उनको धमकियां दी जा रही है, वरना तुम सेक्युलर नहीं रहोगे। हमारे वोट तो है, हम मुस्लिमों के वोट सेक्युलर करके आपको मिलेंगे, लेकिन वो वोट हिंदू हित के खिलाफ होने चाहिए। आपको हमारे वोट चाहिए तो आपको हिंदुओं के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा, भले आप हिंदुओं के वोट से ही चुनकर आते हो और थोड़ा सा हिस्सा हमारा होता है। अब नीतीश की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनको बल्क वोट कहां से मिलता है? उनको बल्क वोट है
उनका भी 70, 75, 60% तो हिंदुओं का वोट है। जी हाँ। लेकिन आपको जिताने के लिए बीजेपी के खिलाफ जो ज्यादा वोट चाहिए वो वोट हमारे हैं, और इसलिए आपको बीजेपी के खिलाफ जीतना है तो मुस्लिमों के पक्षपाती होना पड़ेगा। ये धमकी है, आप समझिए, ये समझिए आप, क्योंकि हिंदुओं पर पूरा भरोसा करके चलने वाली एक ही पार्टी है और उसको अगर हराना है तो लिबरल पार्टियों की मदद ली जाती है। मुस्लिमों की मेजॉरिटी नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जो संख्या है उस संख्या का अगर सही दावपेच के तहत इस्तेमाल किया जाए तो बहुसंख्यक हिंदुओं को हराया जा सकता है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये स्ट्रैटेजी लेकर वो सामने आ जाए ताकि लिबरल और जो सेक्युलर पार्टी है उनको पूरा का पूरा जनता के सामने नंगा किया जाए कि भाई ये लिबरल नहीं है, ये इस्लामिस्ट पार्टियां है, क्योंकि ये इस्लामी एजेंडा जो है वो लेकर चलती है। वो अगर लोगों के सामने सबूत के साथ लाना है तो हिंदू वोटर खुद को भले हिंदुत्ववादी ना मानता हो, लेकिन वो खुद को इस्लामाइजेशन या जिहादी भी नहीं मानता, तो उसको पता चलना चाहिए तो जिसको वोट दे रहा है वो कौन है। वो अगर पॉलिटिकली जिहादी हो गया है तो तुझे उससे बचना चाहिए, इसलिए तुझे चेहरा पहचानना चाहिए। अगर वो चेहरा कांग्रेस का है तो कांग्रेस के खिलाफ तुझे खड़ा होना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए जो सबसे बड़ा सबूत है वो आपने बोला कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में पेश किया गया, तो इसीलिए ही वह बिल लाया गया है। वो पास होगा, आगे क्या होगा वो दूर की बात है। अभी के लिए अब देखो कि जिन्होंने पिछले चुनाव में, फिर वो दलित हो या और कोई हो, उनके सामने इनके चेहरे मुखौटे उतारे जाएंगे। ये कई एक मैंने वीडियो देखा कि वो मुस्लिम बोल रहे हैं कि जो दलितों का नेता चुनकर आया है संसद में, चंद्रशेखर रावण, जी वो जी। बोले रावण हुआ तो क्या हुआ, तो वो तो काफिर है। तो वो अगर खुद को हिंदुओं से अलग और दलित मानता है तो मुस्लिम उसको दलित नहीं मानते, मुस्लिम उसको बिगर मुस्लिम मानते, और बिगर मुस्लिम है इसलिए काफिर है। तो लड़ाई मुस्लिम और बिगर मुस्लिमों की है। ये अगर ये लोग खुद के मुंह से बोलने लगे तो उसका परिणाम हिंदुओं पर ज्यादा होगा। जो बीजेपी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के बोलने से जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना परिणाम नहीं होगा, उतना परिणाम ये जमाते इस्लामी खुलेआम हिंदू लिबरल पार्टियों को धमकियां दे तो हो सकता है। और इसी कारण से ही उसको क्या बोलते हैं, उसको चेतावनी देने के लिए ही वक्त बिल लाया गया है। भाऊ, जमीयत उलेमा हिंद ने ये भी कहा कि हमने चंद्रबाबू नायडू को आमंत्रित किया था इस सम्मेलन में, जिसको संविधान बचाओ सम्मेलन कहा गया था, और उन्होंने आने से इनकार कर दिया, पर अपनी पार्टी की के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको भेजा, वो भी एक मुस्लिम चेहरा हैं। पर मेरा पूछना ये है कि 3 चेहरों का नाम लिया है इन्होंने, चिराग पासवान, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। क्या ये इनके प्रेशर में आ सकते हैं? मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। पर्टिकुलरली चंद्रा बाबू की बात लीजिए आप, अगर चंद्रा बाबू इस तरीके से 2 बार फंसे हैं, एक बार आपको याद होगा 2002 में एनडीए के साथ, वाजपेयी की गवर्नमेंट के साथ थे चंद्रबाबू नायडू, और उस बार गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, उसके बाद जो दंगे फसाद हुए तो मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, ये मांग लेकर चंद्रबाबू नायडू एनडीए से निकल गए थे, और उसके बाद उनको 10 साल बनवास जाना पड़ा था, क्योंकि 2004 के चुनाव में कांग्रेस वापस आंध्र में चुनकर आई,
दोबारा आई 2004, 2009 और बुरी हालत में फंस गए। उससे निकलने के लिए वापस इनको 2014 में मोदी के साथ आना पड़ा था, जिसका एक चीफ मिनिस्टर के रेसिग्नेशन मांग रहे थे, उसी का आधार लेकर इनको आंध्र में खुद को री एस्टेब्लिश करना पड़ा। लेकिन फिर भी मस्ती हो गई थी। 2018 में फिर चंद्रबाबू नायडू ने नाटक किया था और वो एनडीए छोड़कर निकल गए थे और फिर से 5 साल उनको वनवास जाना पड़ा था। जबकि बीच में आंध्र के 2 टुकड़े हो गए, एक तेलंगाना बन गया, एक आंध्र बन गया और वहां जगन मोहन रेड्डी आ गया। उन्होंने इनको अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया, इनका ऑफिस तोड़ दिया था। ये सब करने के बाद फिर वापस संजीवनी के लिए वो कहाँ गए, पुनरुज्जीवन के लिए कहा गए। अगर वो फिर एक बार आत्महत्या करना चाहते तो जरूर करें, कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी इनकी परवाह करने वाले नहीं है। ये सारे के सारे चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान भी 2002 के दंगों के बाद वाजपेयी गवर्नमेंट छोड़कर निकल गए थे। जी हाँ, और जी हाँ। अगले 4-5 साल में इनका बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। खुद रामविलास पासवान हार गए थे और फिर उनकी पार्टी, उनकी राजनीतिक जीवनी का पुनरुज्जीवन करने के लिए रामविलास पासवान को अपने बेटे चिराग को आगे करके वापस मोदी के शरण में आना पड़ा था। तो ये तो दो साफ है। नीतीश की कहानी अलग नहीं है। नीतीश भी 2014 में एनडीए से बाहर निकल गए क्योंकि वो मोदी से खुद को इक्वल मानते थे और मोदी को नेता मानने के लिए राजी नहीं थे, निकल गए। बुरी हालत हो गई, लालू के साथ चले गए, जिस लालू के खिलाफ बिहार की राजनीति में खड़ा होने के लिए लालू ने, अब नीतीश ने बीजेपी का साथ दिया था, उसी लालू के शरण में जाना पड़ा। लेकिन 2019 के चुनाव आते आते 2015 के विधानसभा चुनाव आते आते उनको फिर 2020 के चुनाव आते आते उनको आना पड़ा वगैरह वगैरह। 2 बार पलटूराम हो गए। तो इसके बाद अगर उनको आना जाना है तो वो जरूर करे। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके और मोदी में एक फर्क है। ये अपनी सत्ता की कुर्सी बचाना चाहते हैं और मोदी जी ऐसे है कि वो सत्ता की कुर्सी का कोई मोह उनको नहीं है। आपको याद होगा तो 2002 के दंगों के बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया, तो मोदी ने खुद ही गुजरात की विधानसभा बर्खास्त की थी और बोले लोग तय करे, मैं चाहिए मोदी चाहिए या ना चाहिए, लोग तय करे। वो सीधे उठकर लोगों का सामना करने निकले थे। तो मोदी डरते नहीं है, 240 हो या 300 हो या 325 हो। मुझे एक अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट था शायद, एंड्रयू जैक्सन, उसकी याद आती है। 190 साल पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन। उनका एक वचन मुझे याद आता है। वो कहते हैं, वन मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। एक धैर्यवान, हिम्मतबाज इंसान ही मेजॉरिटी होता है। तो मोदी जी अकेले ही मेजॉरिटी है। ये लोकसभा की मेजॉरिटी, किसी विधानसभा की मेजॉरिटी, इससे डरने वाले इंसान का नाम मोदी नहीं है। तो क्या बोलते हैं उनको, जमाते इस्लामी, जमाते उलेमा हो या लिबरल पार्टी हो या इनकी धमकियां हो, उससे डरने वाले इंसान का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर उनको मेजॉरिटी और सरकार बचानी होती तो 240 पर आने के बावजूद इन्होंने वक्फ का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया होता। अगर उनको सरकार और कुर्सी और सत्ता बचानी होती तो वो बोलते थे ठीक है सरकार गिरा दो। सरकार गिराने से क्या होगा, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट तो बनेगी नहीं। क्योंकि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो मिड टर्म पोल आ जाएंगे, और मिड टर्म पोल में क्या होता है ये हमने लगातार बार बार देखा है। आपको याद होगा कि जब जब सरकारें गिरी है तो उसके बाद स्टेबिलिटी के लिए बड़ा भारी बहुमत
किसी ना किसी को मिलता है। हमने 1980 में देखा था, इंदिरा जी की गवर्नमेंट की स्लोगन, इंदिरा जी की पार्टी की स्लोगन क्या थी? गवर्नमेंट दैट वर्क्स, चलने वाली सरकार। तो लोगों को चलने वाली सरकार चाहिए, वो वक्त लाए ना लाए। हमको राशन मिल रहा है, हमको बहुत सारी सुविधा मिल रही है, हमको उससे मतलब है। हमको लिबरलिज्म, हिंदुत्व से भारतीय लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों को उनकी जिंदगी आसान हो, सुविधापूर्ण हो, इससे ही मतलब है। बिल्कुल सही बात है भाऊ। वैसे आंध्र प्रदेश में एक मजबूत स्तंभ के रूप में इस समय पवन कल्याण है, जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, जो मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, समर्थक भी हैं। और इसी तरीके से नीतीश कुमार भी अगर मुख्यमंत्री हैं इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हैं। इन दोनों के लिए कोई भी इधर उधर देखना या निकलना या नाफरमानी करना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। भाऊ, अगले विषय पर चलते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और घटनाक्रम है। रविवार को कनाडा के टोरंटो में ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर अटैक किया। देखने में खालिस्तानी थे, लेकिन उनके पीछे कौन है, इनको इतना हौसला कहाँ से आ रहा है और किस तरह की हरकतें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से लेकर के उनका पूरा विदेश मंत्रालय कर रहा है, ये पूरे घटनाक्रम हमारे सामने हैं, देश के सामने हैं। हमने अपने राजदूत समेत 6 टॉप ऑफिशियल्स वापस बुलाए और उनके इतने ही यहाँ से निष्कासित कर दिए। कनाडा के और भारत के रिश्ते वैसे ही बिल्कुल एकदम जमीन पर हैं इस समय। बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में मंदिर पर अटैक करना, हिंदुओं पर अटैक करना, ये क्या शो करता है? और इससे भी आगे वहाँ जो हिंदू महासभा है, हिंदू सभा है, उसके कुछ विजुअल्स आज आए हैं। बड़ी भारी संख्या में हिंदू वहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने बटोगे तो कटोगे ये उद्घोष किया है। तो ये जो एक बीज सूत्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू किया गया था, ये तो अब यूनिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है भाऊ। बिल्कुल, वहां आप सिर्फ कनाडा मत सोचो, कनाडा के साथ साथ अमेरिका भी उससे गिनना जरूरी है। और पूरे दुनिया में हिंदू कंसोलिडेशन होता जाएगा। और सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन नहीं है, आपको ये भी उसमें गिनना चाहिए कि अभी अभी जर्मनी से मुस्लिमों का बहुत संख्या में जो आश्रित करके, निर्वासित करके आए थे, शरणार्थी बनकर आए थे, उनका डिपोर्टेशन शुरू हो गया। एक के बाद एक यूरोप के देश वहां आए हुए शरणार्थी मुस्लिमों को बड़ी भारी संख्या में निष्कासित कर रहे, डिपोर्ट कर रहे। तो आप सिर्फ कनाडा की तरफ मत देखो। ये एक बात है कि जो व्यवस्था पिछले यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाई गई थी, वो अब आउटडेटेड हो गई है। अगर वो गिराना जरूरी है, तो वो गिराने के लिए परिस्थितियां बनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से ब्रिक्स आगे आ रहा है, चाइना, रशिया और भारत इकट्ठा हो रहे हैं, और फ्रांस और ब्रिटेन जो मानो आप वीटो पावर जिनको माना जाता है, वो अब जीरो बन चुके हैं। तो ब्रिक्स के सामने G7 भी छोटा लगने लगा है। और अमेरिका में बहुत दोलायमान परिस्थिति है। ट्रंप आएंगे ना आएंगे, कमला हैरिस क्या करेगी, इस पर जी चर्चा चालू है। और हम जब बोल रहे हैं, उसके 24 घंटे बाद अमेरिका में वोटिंग चालू होने वाला है। आज हम बोल रहे हैं, हमारे लिए 4 तारीख की शाम हो गई है और अमेरिका में 4 तारीख का सूरज निकला है। बिल्कुल। बराबर 24 घंटे के बाद अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और 6 तारीख को हमारी रात हो रही है, सुबह हो रही है, वहां तक अमेरिका के रिजल्ट आते होंगे। तो जो ट्रंप
और हैरिस के बीच में चल रहा है, वो भी यहाँ के वक्त का जो मामला आपने बताया या कनाडा का मामला बताया, वो सब मिलाकर हमको देखना पड़ेगा। हमको इसमें यूक्रेन देखना पड़ेगा, हमें इसमें इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला वगैरह देखना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी दुनिया एक दोलायमान स्थिति में है। और जब मोदी जी पिछले 10 साल से एक बात बोल रहे हैं कि मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मैं हमेशा मानता हूं कि विश्व गुरु शब्द से मत रुको। ये गुरुत्वाकर्षण जो बोलते, किसी भी मास का जो केंद्र बिंदु होता है, वहां के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, वस्तुमान घूमता है, तो उसको गुरुत्व मध्य बोलते हैं। तो भारत गुरुत्व मध्य की जगह आते जा रहा है, जिसको मोदी जी विश्व गुरु बोलते हैं। तो अब ईरान इजराइल के बीच में, यूक्रेन रशिया के बीच में कौन, तो मोदी कुछ करेगा। और यहां अमेरिका में जो अस्वस्थता में दिखाई दे रही है, उसका कारण भी वो है कि भारत इतना बड़ा होते जा रहा है कि हस्तक्षेप कौन करेगा, तो इंडिया करेगा। आज तक वही ट्रम्प पिछली बार 5 साल 6 साल पहले ट्रम्प बोलते थे कि कश्मीर के मामले में मैं मध्यस्थी करूं या ना करूं, ऐसा पूछ रहे थे। आज जी हाँ। ट्रम्प के लिए भी मोदी महत्वपूर्ण बन गए। जिस ढंग से ये अलग सब्जेक्ट का विषय का वीडियो का विषय है कि ट्रम्प ने जिस ढंग से इस बार चुनाव का प्रचार किया है, उसमें पूरी की पूरी मोदी की झांक दिखाई देती है। जिस ढंग से 10 साल भारत में मोदी चुनाव हैंडल कर रहे, ट्रम्प उसी लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका का रिजल्ट आने के बाद हम जरूर उस पर बोलेंगे कि क्या मोदी जी ट्रम्प के इस चुनाव में प्रशांत किशोर बन गए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और अगर ट्रम्प जीत कर आते हैं, जो पूरी संभावना है, तो उसके बाद कनाडा अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे देश भी, यूरोप के बहुत सारे छोटे मोटे देश भी अब भारत पर निर्भर होने लगे हैं। तो ये इतना छोटा मामला नहीं कि एक मंदिर का और खलिस्तान का है या वो सुखविंदर सिंह पन्नू का है, इतना छोटा मामला नहीं। पूरी दुनिया घूमती जा रही है और उसको स्थैर्य लाने की ताकत अगर किसी देश में है तो भारत में है। इसके दिशा में हम रास्ते पर निकल पड़े। भाऊ, हमने देखा है अतीत में कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटती हैं, इनका असर हमारे घरेलू चुनावों पर भी पड़ता है, उस पर भी प्रभाव हम देखते हैं। हमने हरियाणा में देखा है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था, और बांग्लादेश के बाद जो संजौली मस्जिद शिमला के पास, और उसके बाद मंडी में, बिलासपुर में, सिलीगुड़ी में, सूरत के सैयदपुरा में, कर्नाटक में एक घटना हो गई थी जब गणपति को वहाँ पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया था। कई ऐसी घटनाएं घटी थी और ये माना जा रहा था, और उस समय आपने भी कई बार प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हरियाणा में आप इनका प्रभाव देखेंगे, और वो देखने को मिला। अभी जो कनाडा में हुआ है, मंदिर में घुस करके जिस तरीके से हिंदुओं पर अटैक किया गया है, या दूसरी घटनाएं तमाम हो रही हैं, जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली में बैठ करके जो है वो एक तरीके से फतवे ही जारी कर रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए। तो इनका असर क्या हमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, इसका प्रभाव लोकसभा के नतीजे आने के बाद शुरू हुआ था, और उसको गतिमानता अगर मिली है तो बांग्लादेश की घटना से मिली है। और उसके बाद ही हरियाणा के समय आदित्यनाथ बोल गए कि बटोगे तो कटोगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये कोई नई बात आदित्यनाथ बोले नहीं है, वो सिर्फ हिंदी में बोले, लेकिन यही तो अंग्रेजी का मुहावरा है। अगर एक साथ रहेंगे तो ताकत दिखाई देती है। अगर हम
टूट टूट जाएंगे तो कोई भी आसानी से हमको खत्म कर देगा। ये अंग्रेजी की कहावत है ना, टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये चल गया, महाराष्ट्र में चलेगा, हरियाणा में चलेगा, और सिर्फ वहां नहीं है, इसके बाद आने वाले हर चुनाव में हिंदू कंसोलिडेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बात है कि हरियाणा चुनाव के बाद कनाडा की घटना हुई है, उसकी खबरें आएगी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के रिमोट एरिया में ये खबरें पहुंचेगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो कंसोलिडेशन शुरू हो गया। आहिस्ते आहिस्ते वो हर चर्चा में दिखाई देने लगा है, और जितने ये मूर्ख लोग उसका आदित्यनाथ के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ उसका प्रचार करेंगे, उतना हिंदू जुड़ता जाएगा, इतना हिंदू जुड़ता जाएगा। अब आप अगर कुछ पाकिस्तान के वीडियो आते हुए देखेंगे तो वहां जाकिर नाइक के खिलाफ एक आवाज उठने लगी। पूरे अरब दुनिया में बदल हो रहा है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम जो है वो हिंदुस्तान पर होगा। और मैं मानता हूं कि इसमें बीजेपी को और आरएसएस को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो अच्छा माहौल बन रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश करो, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो माहौल मुस्लिम ही बनाएंगे, और जमाते उलेमा ने वो काम कर दिया है, वो काम कर दिया है। क्योंकि अब नीतीश हो, जगन रेड्डी हो, क्या बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो, उसको लोग सवाल पूछेंगे, तू यहाँ का है या वहां का है, बोल दे, बोल दे तू कहाँ का है। और दूसरी बात, हरियाणा में या कहीं मैंने देखा एक वीडियो, वो चंद्रशेखर रावण को बोले रावण हुआ तब का, वो काफिर ही है। तो ये लड़ाई मुस्लिम और बिगर मुस्लिम में डिवाइड होती जा रही है, और जितनी डिवाइड होती जाएगी उतना हिंदू कंसोलिडेशन अल्टीमेटली हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा है भाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।